नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, इटावा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत सारे यादव युवक थाने पर पहुंचे हैं, घेराव हुआ है और पुलिस ने कार्रवाई करी है और बहुत लंबी चौड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और नए बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या कहेंगे? देखो साहब, अब मुझे लग रहा है कि जो ये मामला है, कल जो घटना घटी है वहां पे मुद्दे से भटक गए। हमें वो संविधान वाली लाइन पकड़ के रखनी है। जो कानून के दायरे में रह के जो आंदोलन हो सकते हैं, तमाम तरह के आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, तो आंदोलन उसी तरीके से होना चाहिए था। लेकिन कुछ अति उत्साही जो युवक हैं, जो जल्दबाजी में शॉर्टकट तरीके से नेता बनना चाहते हैं, उन लोगों ने इस बेहद संजीदा मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाकर इस बड़ी जो मुहिम थी, जो बहुजनों के खिलाफ ये मनवादी विचारधारा के लोगों ने जो ये षड्यंत्र रचा था, उसकी दिशा को मोड़ दिया है। मामला सीधा सीधा सा था कि इटावा के छोटे गांव में, और ये दिन आप भी जानते हैं, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से फसल वसल कट जाती हैं, लोग थोड़ा अपना धर्म कर्म और टाइम पास के लिए कथा भागवत वगैरह करते हैं। और अब थोड़ा सा समय बदल गया है, तो हर जाति हर धर्म के लोग कथावाचक हो रहे हैं, शास्त्री हो रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई बड़ा विषय नहीं। लेकिन वो ब्राह्मण समाज के लोग, बल्कि मैं ब्राह्मण भी नहीं कहूंगा उनको मैं मनवादी विचारधारा या सामंतवादी विचारधारा का लोग कहूंगा, जिनके अंदर अहंकार है कि हम ही श्रेष्ठ हैं चूंकि हम उस पर्टिकुलर जाति से पैदा हुए। उन लोगों ने पंचायत करी और वो जाति विशेष जो यादव शास्त्री थे, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, उनके साथ मारपीट हुई। बड़ी शर्मनाक घटना। बता तो ये भी रहे हैं कि उन्हें निर्वस्त्र किया, फिर नाक भी रगड़वाई, फिर बाद में जो ब्राह्मण समाज के वो जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी परिवार की किसी महिला से वो मूत्र का वो क्या कहते हैं कि छिड़काव भी करवाया, जो कि बड़ा ही शर्मनाक है। हालांकि इस मामले में आगे बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई, बाद में फिर ये लोग झूठे आरोप भी लगाने लगे कि वो लोग छेड़छाड़ कर रहे थे या फिर उनके जो आधार कार्ड है वो भी फर्जी थे। लेकिन तमाम बातों का अगर निचोड़ देखा जाए तो निचोड़ सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो निचोड़ ये है कि अगर कोई जाति से यादव है, जाट है, गुर्जर है, माली है, कुशवाहा है, तो वो खेती किस नहीं करेगा? ठीक है, गाय भैंस पालेगा, ये उसका बिजनेस माना जाता है। कोई मोची है तो वो चमड़े का काम करेगा, कोई धोबी है तो वो कपड़े धोने का काम करेगा। तो इस तरीके से जब जातियों के हिसाब से कर्म को आपने धंधा या बिजनेस बता रखा है, तो जब कोई भी व्यक्ति अगर कथा वाचन करता है या भगवान का भजन करता है, तो वो भी एक बिजनेस हुआ। लेकिन ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों ने उसे बिजनेस ना बना के उसी को धर्म बना। जबकि धर्म क्या होना चाहिए? मानवता, लोगों की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, यही धर्म है ना। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो क्या ये जो लोग, सो कॉल्ड लोग, जो अपने आप को जातीय रूप से श्रेष्ठ कहते हैं, तो क्या इस तरह की जो इन्होंने हिमाकत और हरकत करी है, तो क्या ये लोग श्रेष्ठ हो गए? क्या हमारा धर्म इस चीज की इजाजत देता है? और इससे भी ज्यादा शर्म की और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि तमाम शंकराचार्य लोग ये कह रहे हैं कि उस गद्दी पे सिर्फ जाति विशेष के लोग ही बैठ सकते हैं। भैया ऐसा क्यों? 75 साल हो गए देश में संविधान लागू है। क्या जाति के हिसाब से व्यक्ति की योग्यता तय की जाएगी? क्या व्यक्ति जन्म से ही योग्य हो जाएगा? क्या कर्म की प्रधानता नहीं रही है? हम तो भाई भगवत गीता पढ़ने वाले लोग हैं और हमने तो ये माना है कि आदमी कर्म से माना। लेकिन ब्राह्मण तो ये कह रहे हैं कि आखिर यादव को जरूरत ही क्या थी? ये नया बिजनेस ढूंढने की जरूरत ही क्या थी? ये तो ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण ही कथा वो करते आए और कर रहे हैं, तो उन्हें ये नया काम क्या सूझा? भाई अब हमें एक बात ये बताई जाए कि देश में अब मनु स्मृति चल रही है कि देश में संविधान चल रहा है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, और ये बाबा साहब, फुले साहब और मान्यवर कांसी राम और जो तमाम हमारे बहुजन नायक हुए, इनके तमाम संघर्ष और अथक प्रयास, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसमें,
तब जाके देश में बराबरी का अधिकार कहने को आया है अभी भी नहीं। इस तरह की घटनाएं आपको रोज मिलेंगी। कहीं किसी दलित की पिटाई सिर्फ इसलिए होगी कि वो कुर्सी पे बैठ गया, कहीं किसी दलित की पिटाई सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि उसने किसी सवर्ण सो कॉल्ड सवर्ण क्लास के मटके से पानी पी लिया, कहीं किसी आदिवासी के ऊपर इसलिए मूत्र विसर्जन या पेशाब कर दिया जाएगा कि वो नीच जात का है, कहीं खेत में मजदूरी नहीं कर रहे हैं तो उनकी पिटाई कर दी जाएगी। तो इस तरह के जातीय दंभ को देखते हुए बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और वो तब हो रही हैं जब देश में एक सशक्त सरकार है, सो कॉल्ड सशक्त सरकार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने देश को जो है वो बना दिया है, क्या बोलते हैं, विश्वगुरु बना दिया है। लेकिन ये विश्वगुरु किस दिशा में बने हैं? जातिवाद बढ़ाने में विश्वगुरु बने हैं, ऊंच नीच का भेदभाव बनाने में विश्वगुरु बने हैं। आज की तारीख में जो युवा है, हम जब पढ़ते थे तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता था कि साहब कोई ऐसा जाति भेदभाव होता था। लेकिन अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10 साल के, 15-15 साल के, 8-8 साल के बच्चे हैं, वो जातीय भेदभाव कर रहे हैं कि भैया तुम ब्राह्मण हो, तुम मुसलमान हो, तुम यादव हो, तुम दलित हो। उनके अंदर ये भावना आ रही है। तो आखिर ये कैसे आ रही है? कहीं ना कहीं उसके जरिए दो हो सकते हैं। या तो हम लोग जो घर में बातचीत करते हैं तो वो इतनी ज्यादा जातिवाद घर में फैल गया है, या फिर जो दूसरा माध्यम है मीडिया, सोशल मीडिया, उसमें इतना जातिवाद फैल गया है कि वो धीरे धीरे समाज में नफरत बढ़ती जा रही है। और ये जो नफरत इस कदर बढ़ गई है उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इटावा में जो घटना हुई है वो कई मायने, मैं खुद मानता हूं, मैं जिस जाति से आता हूं, हमारी जाति के लोग ही अपने आप को मनवाद का शिकार कर चुके हैं। हमारी जाति के कई लोग मुझे पता नहीं क्या भीमटा बोलते रहते हैं कि तुम यदुवंशी नहीं हो, तुम यदुवंशी क्षत्रिय नहीं हो, यदुवंशी तो ये होते हैं और वो होते हैं, तुम संविधान की बात करते हो, तुम दलित शोषित वंचित समाज की बात करते हो, तुम्हें यादव कहने का अधिकार नहीं। मुझे कई गालियां पड़ रही, पिछले 3 दिनों से मुझे डेली कम से कम सैकड़ों लोग गालियां दे रहे हैं और मेरे समाज के लोग ही आप किस वजह से गाली दे रहे हैं? कि मैंने मनवाद को चोट पहुंचाने की बात कही कि ये मनवादी व्यवस्था है जो रह के यादवों को, जाटों को, इससे पहले हनुमान बेनीवाल जी के लिए भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग बोल रहे थे, ठीक है, और आए दिन दलितों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, आदिवासियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हम लोग आप बोल रहे थे, अब आपके साथ कोई है और भी कोई कास्ट के लोग? अब यही तो मैं देख रहा हूँ, अब हम अपने आप को अकेला पा रहे हैं। भाई जाटों के खिलाफ कुछ होता है तो उसमें हमारे जैसे यादव लोग बोलते हैं, दलितों के खिलाफ तो होता है तब बोलते हैं। लेकिन अब हमें कोई दलित और पिछड़े समाज से ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो ये कह रहा हो कि यादव जी यादव समाज के साथ गलत हो रहा है। तो ये चीज गलत है। और ये चीज गलत क्यों है? क्योंकि इस तरीके से समाज में नफरत भर दी गई है। अब क्या सारी सामाजिक लड़ाई लड़ने का ठेका यादवों ने ले रखा है? और सारा जो किसी भी समाज के, मुझे कोई 2 मुस्लिम आदमी ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं भैया यादव जी आपके साथ गलत है। मुस्लिम इसमें आएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। क्यों नहीं आएंगे भैया? जब हमें यदमुल्ले बोला जाता है, जब यूपी के यादवों को, बिहार के यादवों को यदमुल्ला बोला जाता है, जब कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग होती है, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, आपने कहा यदमुल्ले, अगर पूरे वाले आ जाएंगे तो फिर आपको तो भूल जाएंगे, वो ही मैदान में आ जाएंगे सीधे सीधे। हम तो ये कहते हैं कि सर्व समाज को हमारे साथ होना चाहिए, बल्कि जो ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी खुल के हमारा समर्थन करना। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो ब्राह्मण समाज के समृद्ध लोग हैं, जो समझदार पढ़े लिखे काबिल लोग हैं और जो ज्यादा इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, उनको क्या उम्मीद करते हैं? हम ये चाहते हैं कि भैया हमारा खुल के समर्थन करो। अब ये देखो कि बेइज्जती भी हमारे समाज के लोगों की हुई, उनको मारा पीटा भी गया, बताओ कितना अपमान किया गया, सर गंजा कर दिया, नाक रगड़वा दी गई, पेशाब का छिड़काव भी कर दिया गया, उल्टी FIR भी उनके ऊपर कर दी कि साहब तुमने जात छिपाई और तुमने महिलाओं से छेड़छाड़ करी। सोच के देखो कि कोई धर्म शास्त्री इस तरह की घटना कर सकता, सार्वजनिक मंच पे और छेड़खानी कर सकता है। सोच के देखो, कोई धार्मिक व्यक्ति जो कथा भागवत करता है, कोई पहले नहीं कर रहा, कई सालों से कर रहे होंगे, इस तरह की गिरी हुई हरकत हो सकती है। जाति कोई व्यक्ति छुपा सकता है, वो भी गांव में, गांव जैसी जगह में कोई व्यक्ति अपनी जात छुपा सकता है,
चलो बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम मान सकते हैं कोई व्यक्ति अपनी जात छुपा लेगा, लेकिन मेरा आह्वान ये है कि जो सर्व समाज है, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जो लोग प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, उनको इस मुद्दे पे खुल के बोलना चाहिए। सिर्फ अखिलेश यादव ने या तेजस्वी यादव ने इस मामले का ठेका नहीं ले रखा। मैं तो अपने नेताओं से भी कहता हूं कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनको भी खुल के बोलना चाहिए। आखिर डर किस बात का है? डर किस बात का है भाई? जब कहीं भी समाज में गलत हो रहा है तो गलत को आप गलत कह नहीं सकते हो क्या? और गलत नहीं कह सकते हो इसका मतलब हमारे देश में संविधान कमजोर हो गया और मनवाद हावी होता जा रहा है। ये इसका तो साफ संदेश यही है कि अब देश में संविधान सिर्फ दिखाने भर को है। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, और मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल और करना चाहता हूं कि चलिए जहां दो जातियों के बीच में हत्या वाला काम होता है वहां ब्राह्मण समाज के पास चले जाते हो, यादव समाज के यहाँ नहीं जाते हो, वो बात चलो छोड़ दी। यहाँ तो आपके सामने, आप तो खुद साधु हो और एक साधु का अपमान हुआ है, और साधु की तो कोई जात नहीं होती, साधु तो सबका होता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी माफी मांगेंगे? जैसे दिल बड़ा करके मध्य प्रदेश के उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, जब एक आदिवासी के साथ एक घटना हुई थी तो उन्होंने माफी मांगी थी, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी माफी मांगेंगे? और मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए शासन प्रशासन जब वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, और तब ऐसी घटना हो गई, और उस घटना के बाद भी अब देखिए कि वो ब्राह्मण समाज, पूरे ब्राह्मण समाज को नहीं कह रहा हूं, वो चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं वो लोग अभी भी हावी हो। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर हम समाज को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल शर्मनाक बात है, और सोचने समझने की जरूरत है। सरकार को और शासन प्रशासन को भी सोच समझकर इस पर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं सवालों के उस पर भी निशान है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो तो कठोर निर्णय लेना आवश्यक है। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।